जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस के इस सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 4 उष्मा इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि ऊष्मा उत्पन्न कैसे होता है और साथ ही ऊष्मा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। दूसरे में हम लोग जानेंगे कि तापमापन क्या होता है और 3 तापमापन यंत्र के बारे में जानेंगे। पहला हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। दूसरा हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर। तीसरा हम लोग जानेंगे अंकीय थर्मामीटर यानी डिजिटल थर्मामीटर। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि बुखार हमारे लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है। साथ ही हम लोग जानेंगे कौन से पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं एवं कौन से पदार्थ ऊष्मा के कुचालक होते हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में। इसमें हम लोग 3 प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला हो गया चालन यानी कंडक्शन। दूसरा हम लोग जानेंगे संवहन यानी कन्वेक्शन। तीसरा हम लोग जानेंगे विकिरण यानी रेडिएशन। साथ ही हम लोग जानेंगे स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में। और साथ ही हम लोग जानेंगे सर्दी तथा गर्मी के दिनों में जो हम वस्त्र पहनते हैं वो इतने भिन्न क्यों होते हैं। इन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया एक सुंदर विचार को रखते हैं। और विचार है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना ज़रूरी है। इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख के इसको पढ़ेंगे। ऐसा तो याद है, यह मनोज मुंतसर जी द्वारा लिखा गया एक शायरी है। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतज़ार में खुली आँखों से बस वहीं सो सकती हैं, मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा बस वहीं रो सकती हैं। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज़्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। इस बात को आप लोग 2-3 बार सुनिएगा तब जाके समझ आएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। ऊष्मा उत्पन्न क्यों होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो धरती है उस पर जो प्रकाश एवं ऊष्मा के जो स्रोत हैं वो सूर्य को माना जाता है। तो सबसे पहले हम सूर्य को समझते हैं। सूर्य एक्चुअल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर के बना हुआ है। साथ ही इसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और 2.5% में अन्य गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अन्य गैसें होते हैं। ये हाइड्रोजन जो होते हैं वह हीलियम के साथ संलयन की क्रिया करते हैं और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय अभिक्रिया होता है, जिसके कारण प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कुछ कारण हैं, जैसे घर्षण हो गया या फिर रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ये सब ऊष्मा उत्पन्न होने के
कारण है। जैसे हमारे शरीर को ही ले लीजिए, जब हम भोजन को करते हैं और हम सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन उस भोजन से अभिक्रिया करके शरीर में ऊष्मा को उत्पन्न करता है। या फिर कोई गाड़ी जो चलता है उसमें जो ईंधन होता है वो ऊष्मा के रूप में जल के उस गाड़ी को धक्का देता है या फिर चलने में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। साथ ही ऊष्मा होता है जो हमें ठंडी एवं गर्मी महसूस कराने में मदद करता है। अगर आप किसी बर्फ़ को छूइएगा तो बर्फ़ आपको ठंडा लगेगा। अगर आप किसी अग्नि ठिया बैठिएगा तो अग्नि आपको गर्म लगेगा। तो क्या इसी के लिए जो तापमापक यंत्र लाया जाता है? तापमापक यंत्र क्यों लाया जाता है? जब हम छू के ही किसी वस्तु को बता सकते हैं कि वह ठंडा है या गर्म है, तो हम तापमापक यंत्र को क्यों लाते हैं? इसे हम एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि हम गर्म पानी से स्नान करके आते हैं और कोई व्यक्ति हमको जब छूते हैं तो हम उनको गर्म लगेंगे। साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो अग्निठिया बैठ के आगी को ताप रहे हैं यानी हाथ को सेक रहे हैं, वह व्यक्ति आके हमको छुएंगे तो हम नॉर्मल लगेंगे, तो व्यक्ति कहेंगे कि ये तो नॉर्मल है, या फिर उनके अपेक्षा में हम ठंडा लगेंगे। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है वो व्यक्ति कहेंगे कि गर्म है, और जो आगे ताप करके आए हैं वो व्यक्ति कहेंगे कि नॉर्मल है या फिर ठंडा है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसी के लिए तापमापक यंत्र को लाया गया है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर को, जो शरीर के तापमान को मापता है। इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं। थर्मामीटर में जो स्केल के जो रीडिंग होते हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के होते हैं। और इसके जो बाहरी जो सिरा होता है उसको बल्ब बोलते हैं, और इससे जस्ट बगल में एक विभंग या फिर किक लगा होता है। जब थर्मामीटर को जीभ के नीचे रखा जाता है तो जो बल्ब में जो पारा होते हैं वो फैलते हैं, और जब भी जीभ से उस थर्मामीटर को निकाला जाता है तो उसके जो रीडिंग है वह ऊपर नीचे ना हो सके, उसके लिए वह विभंग या किक लगाया जाता है ताकि पारा जल्दी से सिकुड़े नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि थर्मामीटर का उपयोग करेंगे तो क्या क्या सावधानी को बरतेंगे। थर्मामीटर के उपयोग से पहले उसको हम लोग जो एंटीसेप्टिक जो द्रव्य है उससे हम लोग धोएंगे, और उपयोग के बाद भी धोएंगे। साथ ही एक थर्मामीटर को जब हम पकड़ेंगे तो उसके बल्ब के तरफ से नहीं पकड़ेंगे, उसके पीछे से पकड़ेंगे। और एक थर्मामीटर को जब भी टेस्टिंग के लिए मुख में लगाएंगे उससे पहले हम उसके रीडिंग को देखेंगे कि वह रीडिंग 35 से नीचे है या फिर नहीं है। उसके बाद एक थर्मामीटर को कभी भी तेज़ से नहीं झाड़ेंगे, क्योंकि वह कांच का बना होता है, वो जल्द ही टूट जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर को। इसमें भी बल्ब लगे होते हैं लेकिन इसमें विभंग नहीं लगे होते हैं, और इसके जो स्केल के रीडिंग होते हैं वह -10 डिग्री सेल्सियस से प्लस के 110 डिग्री सेल्सियस तक के होते हैं। और इसे जब किसी ठंडे या गर्म द्रव में डुबाया जाता है तो वह उस समय तक के ही रीडिंग को देता है, और जैसे ही थर्मामीटर को निकालते हैं वह रीडिंग घट जाता है और पारा सिकुड़ जाता है, यानी इसमें विभंग नहीं लगे होते हैं। तो जब
डॉक्टरी थर्मामीटर से ही हम अपने टेम्परेचर को नाप सकते थे, तो फिर डिजिटल यानी अंकीय थर्मामीटर लाने का आवश्यकता क्यों पड़ा है। देखिए, जो पारा होते हैं और विषैले उसमें पदार्थ होते हैं। अगर बल्ब टूट जाएगा तो उस व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। उसी के लिए डिजिटल थर्मामीटर को लाया गया। वह थर्मामीटर क्या काम करता है, जैसे हमारे शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और वह कोशिका से ऊर्जा को लेकर के वह टेम्परेचर को बता देता है। जैसे आप एक गिलास लीजिएगा और उसमें पानी लीजिएगा और उसमें नमक डाल दीजिएगा और उससे मिला दीजिएगा और किसी भी भाग से जल को निकालिएगा तो उतना ही नमकीन होगा जो ऊपर होगा और नीचे होगा या बीच में होगा। उसी तरह से हमारे शरीर के एक सेल बता देता है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो बुखार हमारे शरीर में आता है वो हमारे लिए वरदान है या अभिश्राप है। देखिए, फीवर क्यों होता है, यानी हमें बुखार क्यों लगता है। जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो हमारा शरीर उसके प्रति लड़ता है, यानी उसे हराने का प्रयास करता है, जिससे हमारे शरीर का ताप को वह बढ़ाता है। और उस क्षण अगर हम पैरासीटामोल को खा लेते हैं तो शरीर भी कहेगा भाई अब तुम अपना अपना ही देख लो यार। इसलिए कभी भी जब भी आपको फीवर आ जाए तो दवा तुरंत नहीं लेना चाहिए। आप नीम या फिर तुलसी के काढ़ा बना के पी सकते हैं, जिससे जो वायरस या फिर जीवाणु होते हैं उससे लड़ने में मदद मिलता है। और जा कर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अगर जान जाएंगे कि आपके शरीर में कोई वायरस है तो उसके प्रति वे दवा देंगे जिससे वह वायरस समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर का टेम्परेचर अधिक दिनों तक अधिक रहता है तो आप जा कर के डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि अगर लंबे समय तक आपके शरीर का टेम्परेचर अधिक होता है तो आपके किडनी या फिर लीवर खराब हो सकते हैं। इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसे फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। और उसके मध्य होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और उससे ज़्यादा कम हो जाए या फिर उससे बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो आप एक बार डॉक्टर से मिल कर के दिखा सकते हैं या फिर अपना इलाज स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि फीवर किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। फीवर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एक प्रतिजैविक का कार्य करता है। अब हम लोग समझते हैं ऊष्मा के चालक एवं कुचालक को। जिससे ऊष्मा आसानी से प्रभावित हो जाए वो ऊष्मा का चालक होता है, जिससे ऊष्मा आसानी से प्रभावित नहीं होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे अगर आप किसी कुकर को छूइएगा तो आपको गर्म लगेगा, यानी वो एल्युमिनियम धातु के बने होते हैं इसलिए वे गर्म लगते हैं। और उसके जो बेट होते हैं वह प्लास्टिक के बने होते हैं तो वह गर्म नहीं लगते हैं, यानी वह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जब आप किसी तावा को छूइएगा तो वह तावा आपको गर्म लगेगा, लेकिन जो तावा के बेट होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं तो वह गर्म नहीं लगता है, यानी वह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो उसके उदाहरण में हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा, ये सब ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब हम लोग समझते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण को। जैसे अब शरद का महीना आ रहा है और हम बाहर निकलेंगे तो जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, जो वायुमंडलीय टेम्परेचर है वो कम है। तो क्या होगा, जो ठंडी हवा है वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और हमारे शरीर का जो गर्म हवा है वो वायुमंडल में जाएगा। यही होता है ऊर्जा का स्थानांतरण।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चालन को। चालन हमेशा ठोस में होता है, मतलब जैसे आप कलछुल के एक सिरा को गर्म कीजिएगा तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, यही चालन कहलाता है। दूसरा उदाहरण है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक लोहे का रड लीजिएगा और उसके सिरे पर मोम लगा दीजिएगा और एक सिरे को गर्म कीजिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे सारे मोम पिघल करके नीचे गिर जाएंगे। यह चालन का उदाहरण है। अब हम लोग समझते हैं संवहन को। संवहन हमेशा द्रव्य या फिर गैस में होता है। जैसे अगर आप किसी पानी को गर्म कीजिएगा तो जो पानी गर्म हो जाएगा वो ऊपर उठेगा और जो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा और पुनः वो गर्म होगा तो फिर ऊपर उठेगा। यही क्रिया संवहन कहलाता है। और जैसे अगर आप किसी आगी को तापिएगा यानी हाथ सेकिएगा तो आप देखिएगा कि आगे दूर रहता है और वायु के माध्यम से हमारे हाथ तक वो ऊष्मा आता है, इसी को संवहन कहते हैं। और विकिरण होता है, विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचता है और विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं समुद्र समीर को। समुद्र समीर मतलब होता है जब सूर्य उदय होता है और सूर्य का प्रकाश समुद्र और स्थल दोनों पर समान रूप से पड़ते हैं तो स्थल जल्दी गर्म होते हैं और समुद्र धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो जो स्थल के गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और समुद्र के जो ठंडा हवाएं हैं वो स्थल की तरफ जाने लगते हैं। यानी समुद्र से स्थल की तरफ जो हवा बढ़ता है उसे हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं थल समीर को। जब सूर्यास्त होता है तो थल बहुत जल्दी ठंडा हो जाते हैं और जो जल होते हैं यानी समुद्र के जो पानी होते हैं और बहुत धीमे धीमे ठंडा होते हैं, यानी वो गर्म अधिक समय तक रहते हैं। तो जो स्थल के वायु है वह समुद्र की तरफ जाने लगता है, उसी को हम लोग थल समीर कहते हैं। यानी थल समीर में हो गया, थल का जो वायु है वह समुद्र की तरफ जाने लगता है और समुद्र समीर में होता है समुद्र का जो वायु है वह थल की तरफ जाने लगता है। अब हम लोग समझते हैं सर्दी तथा गर्मी के महीने में हमारे जो कपड़े के पहनावे में इतना भिन्नता क्यों होता है। हम गर्मी में अक्सर हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। जब आप राजस्थान जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ के जो भी निवासी होते हैं वो अक्सर उजले रंग के कुर्ता पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि उजला जो रंग होता है वह प्रकाश के या फिर ऊष्मा के परावर्तित करता रहता है और जो काले रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को सोखते रहते हैं। इसलिए ठंड के महीना में अक्सर काले रंग के कपड़ा पहनना चाहिए और गर्मी के महीना में अक्सर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन हम तो दोनों महीना में वही पहनते हैं, सफ़ेद ही पहनते हैं। और साथ ही जब ठंडी के महीना जब आता है तो आप देखते हैं कि आप एक मोटा कंबल को ओढ़िएगा, उसके अपेक्षा में आप किसी दो पतले पतले कंबल को लेकर के ओढ़िएगा तो आपको ठंड कम लगेगा, क्योंकि उसके बीच में वायु प्रवेश कर जाता है और जो वायु होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे ठंड बहुत कम लगता है। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं, आप लोग भी साथ साथ उत्तर दें। यह बताइए कि एक प्रयोगशाला में जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होते हैं उसके स्केल के रीडिंग कितना कितना होते हैं। वह होते हैं -10 डिग्री से लेकर के प्लस के 110 डिग्री। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं उसके रीडिंग कितना होते हैं। उसके रीडिंग होते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के। जो थर्मामीटर होते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, उसके जो बाहरी के सिरा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बल्ब बोलते हैं। उसमें क्या भरा होता है तो उसमें पारा भरा होता है।
पारा किस तरह का पदार्थ है? तो वह विषाक्त युक्त पदार्थ है। आप लोग बताइए कि सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचता है किस विधि के माध्यम से पहुंचता है? तो वह है विकिरण। जो जल होता है वह वाष्पीकरण होता है, वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वह होता है संवहन। अगर आप किसी छड़ के एक सिरे को गर्म कीजिएगा तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, वह किस कारण से होता है? तो वह होता है चालन। लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है या कुचालक है? तो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दें और साथ ही यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।